20 लाख ईवीएम गायब हैं। 20 लाख ईवीएम का पता नहीं बता रहा इलेक्शन कमीशन, जो उसने मंगाई हैं कहां गई हैं। तो ये वही ईवीएम है। इलेक्शन कमीशन पहले दर्जे का बेईमान है और बिका हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का दलाल बनके, पिट्ठू बनके काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन। अन्यथा इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, क्योंकि इलेक्शन के दौरान सारी पावर उसके हाथ में है। सबसे ताकतवर वो संस्था है, इलेक्शन के दौरान वो सब कुछ कर सकती है। क्यों नहीं करी, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी है। तो इलेक्शन कमीशन तो इस जो आज के हालात है उसमें उसने बिल्कुल सिद्ध कर दिया कि वो गुलाम है, बेईमान है, दलाल है और बीजेपी के लिए और मोदी सरकार के लिए काम कर रहा है। अन्यथा टीएन शेषन जी जैसा होता तो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी साफ कर देता। हर अपोजिशन पार्टी इस बात को जानती है, कह रही है, उंगलियां भी उठा रही है कि ईवीएम के मार्फत जो चुनाव हो रहा है उस पर विश्वास नहीं है। जनता में भी इस बात का पहल शुरू हो गया है। तो जो हमारी विपक्ष की पार्टी है वो चुनाव लड़ने से मना क्यों नहीं कर देती कि अगर ईवीएम से होगा तो आप ही चुनाव लड़ लो, आप ही जीत जाओ। नहीं, मैं तो समझता हूं ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए, पर मेरा आपसे, आपके साथ में मेरा भी सवाल है विपक्ष से कि जब आप ये जानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है तो आपके मुंह पर ताला क्यों है? आप क्यों चुप बैठे हैं? आप सड़क पर उतरते क्यों नहीं हैं? इलेक्शन कमीशन का, देश की सुप्रीम कोर्ट का, देश की संसद का सारे मिलकर घेराव क्यों नहीं करते हैं? क्या मजबूरी है आपकी? जब आपको यह मालूम है, क्या देश जब पूरी तरह से तबाह हो जाएगा तब बोलेंगे कि तुम क्यों मुर्दा बने बैठे हो? क्या तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है? बिल्कुल खत्म हो चुके हो, दफन हो चुके हो, कुछ रहा नहीं है बाकी। 8 अक्टूबर 2013 को भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक निर्णय दिया था सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुकदमे पर। उस जजमेंट के 27वें पहरे में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये माना, ये शब्द हैं इंग्लिश में लिखे हुए, कि ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है। यानी कि साफ सुथरा, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संभव नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट मान रही है। लेकिन ये बात सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कर रही है कि जब आप कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव संभव नहीं है, साफ सुथरा, बेईमानी होती है, इसका मतलब यही है, तो आपने अभी तक भी ईवीएम को जिंदा क्यों रखा है? दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से खड़ा हूं गाजीपुर बॉर्डर पे, जहां पे किसान 4 महीने से ज़्यादा हो गए अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं, यानी कि 3 बिल की वापसी। आज उस 3 बिल की वापसी की बात नहीं, सबसे बड़ी बात है कि जब हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस बाहर निकल के आए थे और उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इन डेंजर, खैर उसमें से तो एक जज साहब आज राज्यसभा में जाके बैठ गए रिटायरमेंट के बाद, बात उसकी भी नहीं। हमारे साथ हैं भानु प्रताप जी, सीनियर एडवोकेट हैं और ईवीएम के ऊपर काफ़ी मुखरता से अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं और ईवीएम के ऊपर कई तरह से सवाल उठना बहुत पहले से शुरू हो चुका है। इसमें एक बात यहाँ बताना ज़रूरी है कि जिस तरह से 2014 के बाद से ईवीएम को कोई होटल का कमरा पसंद नहीं आता है तो वो दूसरे होटल में पाया जाता है, ईवीएम को स्ट्रांग रूम पसंद नहीं आता है तो वो किसी और के घर में पाया जाता है, ईवीएम को गाड़ी पसंद नहीं आती है तो किसी नेताजी की गाड़ी में ईवीएम पाई जाती है और ख़ासकर जिनकी वहाँ सत्ता होती है उन्हीं का गाड़ी ईवीएम को पसंद आता है। बात कर रहा हूँ आसाम की। आसाम में बीजेपी के नेता की गाड़ी से ईवीएम बरामद होता है, काफ़ी शोर शराबा बवाल मचता है, लेकिन होना क्या है? कुछ भी नहीं। 2019 में तो पूरी ट्रक पकड़ी गई थी ईवीएम से लदी हुई, आपको भुला दिया गया होगा क्योंकि गोदी मीडिया इसमें बहुत माहिर हो चुका है। तो क्या सबसे मुख्य सवाल यहाँ पे ये है कि क्या वाकई डेमोक्रेसी इन डेंजर कहा जा सकता है? क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात है कि जनता की जो वोट है वो सही जगह जा रही है या नहीं जा रही है, और जब इस बात पे सवालिया निशान खड़ा हो जाए और जनता के मन में संदेह पैदा हो जाए तो उस लोकतंत्र को आप किस रूप में देखेंगे और उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। सबसे पहली बात, भानु प्रताप साहब, अभी आसाम के अंदर में जिस तरह से ईवीएम पकड़ा गया बीजेपी नेताजी के गाड़ी में, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है। वो ईवीएम अकेले थोड़ी ट्रैवल कर रहा था जिसको लिफ्ट की जरूरत पड़ गई, उसके साथ एडवांस पार्टी होगी, स्कॉटिंग पार्टी होगी, उनकी गाड़ी चली गई और ईवीएम की गाड़ी वहीं खराब होकर रुक जाती है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा है। और आप देखेंगे कि जो रिपोर्ट है पूरी, उस गाड़ी में जिसमें ईवीएम थी, सरकारी गाड़ी जो थी, उसके आगे उसको एस्कॉर्ट करती हुई आगे या पीछे एक पुलिस की गाड़ी थी। इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया इलेक्शन कमीशन ने कि वो गाड़ी कहाँ गई जो एस्कॉर्ट कर रही थी, और अगर वो गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही थी उसका अता पता नहीं है
इलेक्शन कमीशन ये बता नहीं रहा, तो इसका मतलब साफ है कि बेईमानी हो रही है। अन्यथा ये सारी चीज़ें बिल्कुल शीशे की तरह साफ होनी चाहिए, जनता के सामने आनी चाहिए थी। अगर गाड़ी आपकी खराब हो गई जिसमें ईवीएम थी, तो आप उस गाड़ी में ले जा सकते थे ईवीएम, जो आपको एस्कॉर्ट करने वाली सुरक्षा की गाड़ी थी, आप उसमें लेके नहीं गए। वहाँ पे इतना लंबा जाम लगा हुआ था, और भी गाड़ी हो सकती थी। या जब पकड़ा गया, जब रोका गया लोगों के द्वारा कि ईवीएम कहाँ ले जा रहे हो, तब आपने फ़ोन किया है, जो अपने इलेक्शन कमीशन के लोग हैं उनके लिए फ़ोन किया। आप उसी समय क्यों नहीं किया जब आपकी गाड़ी खराब हो गई? और जब तक आपकी एस्कॉर्ट आ नहीं जाती, जब तक इलेक्शन कमीशन की गाड़ी आ नहीं जाती, आप लेके कैसे चले गए? दूसरी गाड़ी में बैठ के कैसे चले गए? तो जितना भी ये प्रकरण है, ये बिल्कुल साफ है कि धड़ल्ले से बेईमानी की जा रही है। ईवीएम मशीनें वो ईवीएम मशीनें जो आपको ध्यान होगा, मनोरंजन राय जो एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं बॉम्बे के, उन्होंने जो बॉम्बे हाईकोर्ट में मुकदमा डाला हुआ है कि 20 लाख ईवीएम गायब हैं। 20 लाख ईवीएम का पता नहीं बता रहा इलेक्शन कमीशन, जो उसने मंगाई हैं कहाँ गई हैं। तो ये वही ईवीएम है जो पहले आपने बताया कि लोकसभा चुनाव ये जो हुआ था, इसमें बड़े ट्रक के ट्रक पकड़े गए, और उसके बाद में अब ये जो पकड़े जा रहे हैं गाड़ी में, ये वही सारी की सारी हैं, सब धांधली है। लेकिन अफसोस ये है कि कोई भी इसके खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पे वकील साहब सबसे बड़ा तो सवालिया निशान खड़ा हो गया। जो संस्था इस लोकतंत्र के हिफाजत के लिए खड़ी की गई थी, उसमें सबसे अहम भूमिका इलेक्शन कमीशन की थी कि जनता का वोट सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसकी वो पहरेदारी करे। लेकिन यहाँ पे एक बात का जिक्र करना आज फिर दोबारा से ज़रूरी है। इंदिरा गांधी जो इमरजेंसी लगाई थी, इंदिरा गांधी पे 2 इल्ज़ाम मुख्य तौर पे थे कि उन्होंने एक लाउड स्पीकर का तार सरकारी बिजली के खंभे से खींच लिया था, और टेंट और समियाना का पैसा सरकारी पैसे से दिया गया था। आज के वक्त में तो पूरा अमला ही सरकार के तरफ से पहुंच जाती है चुनाव जितवाने के लिए, मौजूदा सत्ता में जो होता है उसको। तो क्या इलेक्शन कमीशन पे जो सवाल उठ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पे सवाल जो उठ रहे हैं बिल्कुल जायज सवाल है, और मुझे कहने में कोई शक नहीं, मैंने बार बार किया, इलेक्शन कमीशन पहले दर्जे का बेईमान है और बिका हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी का दलाल बनके, पिट्ठू बनके काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन। अन्यथा इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, क्योंकि इलेक्शन के दौरान सारी पावर उसके हाथ में है। सबसे ताकतवर वो संस्था है, इलेक्शन के दौरान वो सब कुछ कर सकती है। क्यों नहीं करी? किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी है। आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकारी अमला ही ये सब कर रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जहां भी जा रहे हैं, पूरा खर्चा जो है वो सरकार का खर्चा है। ये चुनाव सरकार का नहीं है, ये चुनाव पार्टियों का है, और वो बीजेपी के लिए प्रचार करने जाते हैं तो बीजेपी के खर्च पे जाने चाहिए। लेकिन जितनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरह से उसको पूरी तरह से झोंक दिया जाता है प्रधानमंत्री की रैली के लिए, इससे बड़ा दुरुपयोग होगा नहीं, आचार संहिता का उल्लंघन होगा नहीं, और इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। तो साफ मालूम है कि इलेक्शन कमीशन देश के लिए नहीं, बीजेपी के लिए काम कर रहा है। एक बहुत ही अहम यहाँ पे सवाल नहीं है, इस सवाल का जवाब तो जब आरटीआई के मार्फत से इलेक्शन कमीशन से मांगी गई थी। प्रोटोकॉल कहता है कि जो आपने वीवीपैट की पर्ची से मिलान करी है, उस पर्ची को आप 1 साल तक डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ऐसी क्या मजबूरी आ गई इलेक्शन कमीशन की, जो आरटीआई में यह खुलासा हुआ कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन के महज 4 महीने बाद जब आरटीआई डाली जाती है तो कहा जाता है कि उन्होंने सारी पर्ची डिस्ट्रॉय कर दी। तो ये क्या मजबूरी आ गई थी कि उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ा? मजबूरी नहीं है। जब बेईमानी आप कर रहे हैं तो बेईमानी को छुपाने के लिए ये सारे धंधे किए जाते हैं, और कुछ भी नहीं है। बहुत सीधी सीधी बात है। इलेक्शन कमीशन आज तक 2019 के चुनाव के जो परिणाम हैं, उसमें जिस दिन चुनावों की मतलब वोटों की गिनती हो रही थी, अभी तक एक सवाल का जवाब नहीं दे पाया कि जितनी वोटें पड़ी थी इलेक्शन में 2019 के चुनाव में, 373 लोकसभा सीटों पर गिनती के समय उनसे 8,000 से लेकर 18,000 वोटें ज्यादा मिली। कैसे? इसका जवाब इलेक्शन कमीशन आज तक नहीं दिया। और एक इसका उदाहरण आप उससे समझेंगे, आपको ध्यान होगा, बदायूं से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव जी, उनके भी जब गिनती हो रही थी तो वो बाहर निकल के आए थे। एक विधानसभा में 1,81,000 के लगभग वोटें पड़ी थी, और जब निकली थी तो 1,89,000 के लगभग वोटें निकली, 8,000 वोटें ज्यादा निकली, और उन्होंने आके मीडिया में कहा और कलेक्टर को लिख के दिया। आज से कोई कार्रवाई नहीं है।
तो इलेक्शन कमीशन तो इस जो आज के हालात हैं उसमें उसने बिल्कुल सिद्ध कर दिया कि वो गुलाम है, बेईमान है, दलाल है और बीजेपी के लिए और मोदी सरकार के लिए काम कर रहा है। अन्यथा टीएन शेषन जी जैसा होता तो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी साफ कर देता। ये रखा भैया रिजल्ट, ये रही सारी कार्रवाई, जिसको आना है जो आना चाहे देख ले, जब चाहे देख ले। ऐसा तो नहीं है। एक बात, ये सारी चीजें एक बात वकील साहब, बड़ा अहम सवाल है ये। हर अपोजिशन पार्टी इस बात को जानती है, कह रही है, उंगलियां भी उठा रही है कि ईवीएम के मार्फत जो चुनाव हो रहा है उस पर विश्वास नहीं है। जनता में भी इस बात का पहल शुरू हो गया है। तो जो हमारी विपक्ष की पार्टी है वो चुनाव लड़ने से मना क्यों नहीं कर देती कि अगर ईवीएम से होगा तो आप ही चुनाव लड़ लो, आप ही जीत जाओ? नहीं, मैं तो समझता हूँ ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए, पर मेरा आपसे, आपके साथ में मेरा भी सवाल है विपक्ष से कि जब आप ये जानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है तो आपके मुंह पर ताला क्यों है? आप क्यों चुप बैठे हैं? आप सड़क पर उतरते क्यों नहीं हैं? इलेक्शन कमीशन का, देश की सुप्रीम कोर्ट का, देश की संसद का सारे मिलकर घेराव क्यों नहीं करते हैं? क्या मजबूरी है आपकी? जब आपको यह मालूम है, क्या देश जब पूरी तरह से तबाह हो जाएगा तब बोलेंगे, या तब तक तो मुझे लगता है कि किसी को किसी काबिल छोड़ा भी नहीं जाएगा? ये सरकार छोड़ेगी नहीं किसी काबिल। ये सवाल जितना सरकार पर है, मैं मानता हूं कि उतना ही विपक्ष के सामने भी ये सवाल है कि तुम क्यों मुर्दा बने बैठे हो? क्या तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है? बिल्कुल खत्म हो चुके हो, दफन हो चुके हो, कुछ रहा नहीं है बाकी। ये उनसे भी सवाल होना चाहिए। एक सवाल है वकील साहब यहाँ पे, जब अमेरिका जैसा देश, नीदरलैंड, कई ऐसे ऐसे एडवांस देश है, विकसित देश है जो कई मामलों में बहुत आगे है। टेक्नोलॉजी का मामला हो, हम यहाँ पे मोबाइल जब इस्तेमाल कर रहे थे उससे 20 साल पहले अमेरिका में मोबाइल आ चुका था। वो क्यों नहीं ईवीएम इस्तेमाल करते अब? और क्या मजबूरी है कि जब जनता के द्वारा या विपक्ष के द्वारा ईवीएम पे सवाल उठ रहा है तो यहाँ पे क्या मजबूरी है? चुनाव ईवीएम से ही कराना चाहिए, होगा। मेरा एक इसमें जोड़ना चाहूँगा कि कहते हैं कि लूट होता था। अगर पहले बैलेट पेपर से फिजिकल लूट होता था तो क्या ये लूट अब इलेक्ट्रॉनिक लूट पे तब्दील हो चुकी है? और ये उससे भी कहीं ज्यादा स्तर पर लूट होती है। भाई आप बैठे बैठे पूरे देश के इलेक्शन को लूट ले रहे हो, और इससे ज्यादा और क्या होगा? बूथ तो 10-20 लूट जाएंगे, 2-4 हजार लूट जाएंगे। 6 लाख गांव हैं, कम से कम इस देश में 7-8 लाख बूथ तो होंगे, बल्कि ज्यादा होंगे। शहरों में एक शहर में कम से कम 50-50, 100-100, 150-150 बूथ होते हैं। ये सारी स्थिति तो आज की तारीख में तो घर बैठे बैठे आपने पूरा इलेक्शन लूट लिया। और जो आप बात करें बिल्कुल सही है। मैं ये मानता हूं जो विदेशी इतनी बड़ी ताकतें हैं, जो देश इतने मजबूत हैं, जिन्होंने ईवीएम बनाई, अगर उन्होंने ईवीएम को छोड़ दिया तो इसका मतलब साफ है। 2 कारण है इसके। नंबर 1, ईवीएम से साफ सुथरा और पारदर्शी ईमानदार चुनाव संभव नहीं है। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। 8 अक्टूबर 2013 को भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक निर्णय दिया था सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुकदमे पर। उस जजमेंट के 27वें पहरे में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये माना, ये शब्द हैं इंग्लिश में लिखे हुए, कि ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है। यानी कि साफ सुथरा, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संभव नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट मान रही है। लेकिन यह बात सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कर रही है कि जब आप कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव संभव नहीं है, साफ सुथरा, बेईमानी होती है, इसका मतलब यही है, तो आपने अभी तक भी ईवीएम को जिंदा क्यों रखा है? आप कैसे होने दे रहे हैं ईवीएम से चुनाव? आप कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव सही नहीं होता, उसके लिए वीवीपैट लगाएं। वीवीपैट की गड़बड़ियां भी सामने हैं। लेकिन एक बहुत मोटा सा सवाल है, आम आदमी भी ये कहेगा 2 मशीनें रखी हैं, 2 मशीनों से चुनाव हो रहा है, ईवीएम से और वीवीपैट से। आप कह रहे हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि एक मशीन खराब है और दूसरी मशीन को आप ठीक मानने, वो खराब है, सही है, इसका आपको भी पता नहीं है। लेकिन फिर भी आपकी बात अगर मान ली जाए, इसका मतलब ये है कि 2 में से 1 मशीन तो खराब है। इसका मतलब ये है कि आधा इलेक्शन तो आपका बेईमान है ही है, आधा इलेक्शन तो गड़बड़ी वाला है ही है। क्या इसके अलावा भी किसी और सबूत की जरूरत है? क्या इसके अलावा किसी और कारण की जरूरत है? दूसरा, इससे आगे बढ़ के देखें कि जिन लोगों ने ये मशीन बनाई उन्होंने छोड़ दी। स्वाभाविक है उन लोगों को अपने देश के लोकतंत्र से प्यार है, वो अपने देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, देश की जनता के अधिकारों को और उसके विश्वासों को कायम रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने हाथ से ईवीएम खत्म की। अब आ जाते हैं हम अपने देश में। हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो संभव नहीं है, वही सुप्रीम कोर्ट
मैं दावे के साथ कहता हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, आज भी सुप्रीम कोर्ट के जितने जज हैं, इस देश में हाई कोर्ट के जितने जज हैं, इस देश के भिन्न भिन्न जिला अदालतों में जितने भी जज और मजिस्ट्रेट हैं, जितने भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, वो भी नहीं जानते कि ईवीएम और वीवीपैट किस तरह से काम करती है। तो जब वो नहीं जानते और इस देश की आधी से अधिक आबादी अनपढ़ है, फिर भी ईवीएम को बरकरार रखा जा रहा है, वीवीपैट को बरकरार रखा जा रहा है, इससे ज्यादा देश का दुर्भाग्य और क्या होगा कि जिस अदालत को इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करनी थी, संविधान की रक्षा करनी थी, वो मानते हुए कि एक मशीन इसमें गड़बड़ है, फिर भी ईवीएम से चुनाव करा रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। इसका मतलब यह है सारे लोग मिले हुए हैं। यह यूं कहा जाए, सबको अगर यही कह दिया जाते एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। वकील साहब, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि वीवीपैट और ईवीएम मशीन, अगर हम इसकी बात करें तो जो मैं अलग अलग तरीके का आंकड़ा देख रहा था, तो उसमें यह समझ में आया कि इलेक्शन कमीशन के हिसाब से, मैं मोटा मोटा आंकड़ा कह रहा हूं, कि 30,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा अगर ईच एंड एवरी वोट वीवीपैट से निकल के पर्ची उसमें गिर जाए पूरे देश में, तो ताकि जहां भी कहीं शक हो उसको मिलान किया जा सके। जहां पे सरकार 1-1 लाख करोड़ रुपए का चुनाव लड़ सकती है। और सबसे बड़ी बात कि जो हम बैंक की घोटाला 2019-20 की करें, 1,85,000 करोड़ रुपए का बैंक से घोटाला हो जाता है जनता के पैसे का, तो क्या 30,000 करोड़ की बजाय मैं कहता हूं 40,000 करोड़ हो जाए या 20,000 करोड़ हो, एक आंकड़े की बात है, तो क्या ये पैसा हम खर्च करके जनता को हम सुकून नहीं दे सकते कि पूरे जो लोकतंत्र में इलेक्शन हो रहा है फ्री एंड फेयर है और जो भी चेक कराना चाहे करा सकता है, पर्ची गिरनी चाहिए वीवीपैट से मशीन की। आपने बताया 30,000 करोड़। प्रधानमंत्री की सुरक्षा पे कितना खर्च होता है? प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर, मात्र सुरक्षा की बात कर रहा हूं, 600 करोड़ रुपए का बजट है एक साल का। 6×5 = यानी 30,000 करोड़ रुपए इस देश के बिल्कुल नकारा प्रधानमंत्री पर खर्च हो रहा है, उसकी सुरक्षा पर। 5 साल में चुनाव हो रहा है, जो देश के लोगों के लिए बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए। अगर 30,000 करोड़ उसमें खर्च होते हैं तो दिक्कत क्या है?